हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साली श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम समय पढ़ रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, जो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और चल रहा है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो लंबा चल रहा है, कई टॉपिक है इसमें, इसीलिए तो हमने पढ़ लिया था वैदिककालीन, बौद्धकालीन और मुगलकालीन शिक्षा। आज हम देखेंगे आधुनिक कालीन शिक्षा। ओके, तो ये जो आधुनिक कालीन शिक्षा है, ये हमारा अभी एक टॉपिक और आएगा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ओके, उसमें भी यही सेम टॉपिक है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आधुनिक कालीन शिक्षा का सेम टॉपिक है, इसलिए हम यहाँ पे केवल नामों को जान लेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे, बाकी डिटेल पढ़ेंगे हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में। ओके, तो आज हम देखते हैं आधुनिक कालीन शिक्षा, स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा और स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षाओं के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जानेंगे, उनके नामों को जानेंगे, और बाकी जो डिटेल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में। ओके, तो हम आते हैं आधुनिक कालीन शिक्षा पे। तो हम देखते हैं आधुनिक कालीन शिक्षा के बारे में। हमने बोला कि आपसे हम ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी डिटेल हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये ऊपर से देख लेना है क्या क्या आ रहा है। ओके, तो यह आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता हैं चार्ल्स ब्रांड, ये याद रखिएगा, चार्ल्स ब्रांड। ओके, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ब्रांड है। फिर कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? ये की थी वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में। फिर आता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में। ये तो हमने कॉलेज को जान लिया। ओके, और ये कलकत्ता में है। आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता थे चार्ल्स ब्रांड, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की है वारेन हेस्टिंग्स ने, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की है। ये याद रखिएगा, पूछता ही है। अब फिर हमारा सिद्धांत आता है मैकाले का छनन का सिद्धांत। ओके, इसे हम छनाई का सिद्धांत, निस्पंदन का सिद्धांत, ओके, ये भी कहते हैं। छनाई और निस्पंदन का सिद्धांत भी कहते हैं, छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं और निस्पंदन का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक, इसमें ये बात कही गई थी कि मैकाले के छनन के सिद्धांत में ये बात कही गई थी, ये दूसरा पत्र में कही गई थी कि हम भारत में उच्च वर्गों को केवल शिक्षा देंगे। ओके, उच्च वर्गों को शिक्षा दो। इन्होंने भारत में केवल उच्च वर्ग को शिक्षा देने की बात कही थी, और ये कहा था कि शिक्षा धीरे धीरे बूंद कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। ओके, यानी कि इनका कहना था कि शिक्षा जन समूह में केवल उच्च वर्ग को दी जाए। ओके, उच्च वर्ग को दी जाए, जिससे छन छन कर ये निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। ओके, तो ये इनका कहना था। हमने ये देखा मैकाले का छनन का सिद्धांत, डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, फिर आज्ञापत्र जो 1813 का आया था, याद रखिएगा, 1813 में एक आज्ञापत्र आया था। इससे पहले मैकाले के छनन के सिद्धांत से पहले इनका सिद्धांत 1835 में आया था। तो इस आज्ञापत्र में 1 लाख रुपए दिया गया था। ठीक है, लेकिन निश्चित नहीं था खर्चा कहाँ होगा। ये 1 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी, लेकिन निश्चित नहीं था कि खर्चा कहाँ होगा। ब्रिटिश अपने पे खर्चा करना चाह रहे थे अपनी शिक्षा पे, और भारतीयों के लिए को नहीं दे रहे थे। तो यहीं से प्राच्य पाश्चात्य विवाद शुरू हुआ, प्राच्य पाश्चात्य विवाद शुरू हो गया। ओके, यहीं से स्टार्ट हो गया, प्राच्य पाश्चात्य विवाद शुरू हो गया। ओके, आगे का 1813 में क्या किया, फिर उन्होंने 1 लाख दिया था, लेकिन ये नहीं निश्चित किया था कि राशि कहाँ खर्च की जाएगी, इसीलिए ये विवाद उत्पन्न हो गया। ओके, अब आप देखते हैं आज्ञापत्र 1833 का जो आया था, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें 1 लाख से धनराशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई थी। ओके, जो शिक्षा अनुदान थे, शिक्षा अनुदान, लेकिन ये ब्रिटिश शिक्षा पर खर्च करना चाहते थे, शिक्षा अनुदान। ओके, तो यहाँ जो शिक्षा अनुदान था 10 लाख कर दिया गया था, 10 लाख। ओके, तो इस आज्ञापत्र में जो है शिक्षा अनुदान 10 लाख किया गया था। फिर एक मैकाले का दूसरा पत्र कब आया था? 1835 में आया था, और आकलैंड का दूसरा पत्र 1839 में आया था। यही से प्राच्य पाश्चात्य विवाद का आरंभ हो गया था 1839 में।
प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया था। जो विवाद था प्राच्य पाश्चात्य, इसका अंत हो गया था, याद रखिएगा। और मैकाले ने एक स्टेटमेंट कहा था, मैकाले ने एक स्टेटमेंट कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय, ध्यान से सुनिएगा, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। इन्होंने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी, ठीक है, पुस्तकालय की केवल एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। इन्होंने, मैकाले ने ये स्टेटमेंट दिया था। ओके, तो हमने ये देख लिया, ओवरव्यू हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं उनका दूसरा पत्र। उनका दूसरा पत्र आया था 1854 में, 1854 में। और इनके घोषणा पत्र को आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, इनके घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये पूछता है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसके घोषणा पत्र को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ओके, उनके घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और इनके घोषणा पत्र में भारतीयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा की बात की गई थी, इसलिए शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया था। तो इन्होंने भारतीयों की शिक्षा को ध्यान में रखा था। ओके, भारतीयों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा था, भारतीयों की शैक्षिक आवश्यकताओं को। ओके, और इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी ध्यान दिया था। ओके, तो इन्होंने भारतीयों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा और स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया था। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन्होंने कहा था कि शिक्षा दी जाएगी। ओके, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। और जो ये मैकाले का घोषणा पत्र था, इसमें ये लोग ये सोचते थे कि जो भारतीय हैं वो अंदर से भी अंग्रेज हो जाएं। ओके, यानी कि ऊपर से तो अंग्रेजी पढ़ाएंगे भी और अंदर से भी वो भारतीय न रहे, अंग्रेजी हो जाए। ओके, तो आप देखते हैं, ये हमने देख लिया, उनका घोषणा पत्र 1854 में आया था। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीयों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शिक्षा दी गई थी। स्त्री शिक्षा को ध्यान में रखा गया था और हिंदी इंग्लिश दोनों में शिक्षा देने की बात की गई थी, इसलिए इनका घोषणा पत्र अच्छा था उनका 1854 में। फिर आता है हंटर कमीशन। ओके, हंटर कमीशन आया था 1882 में। इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे भारतीय शिक्षा आयोग। याद रखिएगा, नाम बदला हुआ पूछता है, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग। ओके, इंपॉर्टेंट याद रखिए कि हंटर कमीशन को और किस नाम से जानते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग। या भारतीय शिक्षा आयोग कब आया था? 1882 में आया था। ओके, तो इसमें क्या था कि जो था लॉर्ड रिपन ने शैक्षिक सुधारों के मूल्यांकन हेतु प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। ये प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग था, लॉर्ड रिपन ने नियुक्ति की थी। रिपन ने प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, और इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर। ओके, इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर। फिर से देख लीजिएगा, हंटर कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। रिपन ने प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी, यानी कि शैक्षिक सुधारों के मूल्यांकन हेतु, और इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर थे। ओके, ये प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग था। याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग था, प्राथमिक शिक्षा पर था ये प्रथम आयोग, प्राथमिक शिक्षा पर। ओके, वैसे भी प्राथमिक शिक्षा के बारे में इससे पहले कहाँ बात हुई थी? फिर आता है अगला गोखले विधेयक। गोखले विधेयक आया था 1911 में। ओके, तो गोखले विधेयक 1911 में आया था, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने अनिवार्य करने की बात की थी। ओके, अनिवार्य करने की बात की थी। और गोखले विधेयक में एक बात और आई थी, इन्होंने कहा था कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो शिक्षा के लिए कर लगा सकती हैं। ओके, गोखले विधेयक में बात कही गई थी कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाएं जो हैं वो शिक्षा के लिए कर लगा सकती हैं, लेकिन सरकार ने
स्वीकार नहीं किया था कि अभी इसका वक्त नहीं है, अभी ऐसी कोई मांग स्वीकार नहीं की जाती है, तो सरकार ने स्वीकृत कर दिया था। तो गोखले विधेयक कब आया था? 1911 में आया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया था। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य की जाए इन्होंने मांग की थी, और इन्होंने कहा था कि स्थानीय संस्थाएं जो है शिक्षा पर कर लगा सकती है, लेकिन सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया था। कहा था कि अभी ऐसा समय नहीं है कि शिक्षा पर कर लगाया जाए। ओके, तो हमने ये देखा, हम आगे देखते हैं। हम ओवरव्यू भी देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम डिटेल पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में। आप लोग ये मत सोचिएगा कि थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा रहा है, नहीं, पूरा पढ़ाएंगे। अब हम देखते हैं हर्टान समिति। ओके, हर्टान समिति ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 61,500 में डायरेक्ट पूछ लिया गया था हर्टान समिति के बारे में, याद रखिएगा। हर्टान समिति जो है ये आई थी 1829 में। 1829 में इसके अध्यक्ष थे विलियम हर्टान। ओके, विलियम हर्टान। और उन्होंने अपव्यय और अवरोधन पर बात की थी। अपव्यय एवं अवरोधन। ओके, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि अपव्यय एवं अवरोधन को कम करना किस समिति में था। ठीक है, अपव्यय एवं अवरोधन को कम करने की बात किस समिति में की गई थी? तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन था, हर्टान समिति था उसका आंसर। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अपव्यय एवं अवरोधन हर जगह टीचिंग एग्जामों में ज़्यादातर पूछता ही है। ओके, तो अपव्यय एवं अवरोधन को कम करना हर्टान समिति में बात की गई थी ये। ओके, अब हम देखते हैं बेसिक शिक्षा। इसको हम क्या कहते हैं? बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, बुनियादी शिक्षा। और ये वर्धा सम्मेलन के समय आई थी, तो इसको वर्धा योजना भी कहते हैं। वर्धा योजना ये दी थी गांधी जी ने। ओके, गांधी जी ने। तो बेसिक शिक्षा जो थी इसे बुनियादी शिक्षा और वर्धा योजना के समय आई थी, इसलिए वर्धा योजना भी कहते हैं। ये आई थी 22 अक्टूबर सन 1937 को। 22 अक्टूबर सन 1937 को ये योजना आई थी, याद रखिएगा। इसमें बेसिक शिक्षा की बात की गई थी। ओके, बुनियादी शिक्षा। और ये वर्धा सम्मेलन के समय इसकी नींव रखी गई थी, इसलिए इसको वर्धा योजना भी कहते हैं, बेसिक शिक्षा को। ओके, तो ये हमारी स्वतंत्रता से पूर्व की सभी शिक्षा समितियाँ लगभग हो गई। ओके, अब हम स्वतंत्रता के पश्चात के बारे में देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात कौन कौन सी थी शिक्षा समितियाँ। ओके, तो अब हम स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, कौन कौन सी शिक्षा आयोग की समितियाँ आई थी। ओके, तो स्वतंत्रता के पश्चात भी हम देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले 1948 में विश्वविद्यालय आयोग आया। ओके, 1948 में विश्वविद्यालय आयोग आया। ये उच्च शिक्षा के लिए था। ओके, ये किसके लिए था? उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय आयोग था, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए था। ओके, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, तो जो विश्वविद्यालय आयोग आया था, ये सारे इंपॉर्टेंट है, संघ याद रखिएगा, संघ डायरेक्ट पूछ लेता है। विश्वविद्यालय आयोग 1948 में आया था, ये उच्च शिक्षा के लिए था। ओके, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, अब आता है अगला मुदालियर आयोग। ये मुदालियर आयोग आया था 1952-53। ओके, 1952-53। और इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अध्यक्ष थे इसके लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ओके, इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और इन्होंने इस मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा गया था। ओके, माध्यमिक शिक्षा आयोग इसे कहा गया था, याद रखिएगा। ये पूछ लेता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग किस आयोग को कहा गया था, तो मुदालियर आयोग को क्या कहा गया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग। ओके, और इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर बात की थी, माध्यमिक शिक्षा में सुधार की बात की थी। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में सुधार की बात की थी, माध्यमिक शिक्षा में सुधार। ओके, एक बार और बता देते हैं। मुदालियर आयोग ये 1952 और 53 में आया था, 52-53 में। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते थे।
ओके, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालिया और माध्यमिक शिक्षा में सुधार की बात की गई थी इस आयोग में। ओके, समझ में आ गया। फिर आगे आता है कोठारी आयोग। तो जो कोठारी आयोग की हम बात करें तो आया था 1964 में। ओके, कोठारी आयोग की बात करते हैं, ये आया था 1964 में। इसके अध्यक्ष थे DS कोठारी, ओके, यानी कि दौलत सिंह कोठारी। अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी, DS कोठारी, याद रखिएगा। ओके, सर ये पूछता है कि कोठारी आयोग आया था। ओके, और इसमें कहा गया था कि सामान्य जो शिक्षा है 10 वर्षीय हो। कोठारी आयोग में कहा गया था कि सामान्य शिक्षा 10 वर्षीय हो। ओके, अभी आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, डिटेल बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो उन्होंने केवल ओवरव्यू जाने के लिए किया था कि कौन कौन से शिक्षा आयोग आ रहे हैं, बाकी डिटेल तो आपको मिलेगा ही आगे के वीडियो में। तो कोठारी आयोग 1964 में आया था। इसके अध्यक्ष थे DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। और सामान्य शिक्षा इसमें कहा गया था कि 10 वर्ष की होनी चाहिए। ओके, फिर जो भारत की पहली शिक्षा नीति आई थी ये 1968 में आई थी। ओके, जो भारत की पहली शिक्षा नीति थी ये 1968 में आई थी। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। इसमें क्या बात की गई थी? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। ओके, सबसे पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात इसी में की गई थी। ओके, ये हो गया। और जो है इसमें कहा गया था कि विद्यालय स्तर पर जो है क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए। विद्यालय स्तर पर बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए। बालकों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की बात कही थी उन्होंने। ओके, फिर उन्होंने कहा था त्रिभाषा सूत्र के बारे में। ओके, कि त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन है। त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन, वो सारा डिटेल में बताएंगे आपको, सूत्र का अनुपालन। ओके, तो हम देखते हैं कि जो भारत की पहली शिक्षा नीति थी 1968 में, उसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी और विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए ऐसा कहा गया था और त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन करने की बात की गई थी। तो ये 1968 की शिक्षा नीति हो गई। फिर 1979 में एक बार पुनः, ओके ध्यान से सुनेगा, 1979 में एक बार पुनः शिक्षा नीति का ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण ये आ नहीं पाया था, मूर्त रूप नहीं ले पाया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया था? सत्ता परिवर्तन हो गया था, तो यहाँ की जो शिक्षा नीति थी वो मूर्त रूप नहीं ले पाई थी। शिक्षा परिवर्तन के कारण मूर्त रूप नहीं ले पाई थी यहाँ की शिक्षा नीति। ठीक है, मूर्त रूप नहीं ले पाई थी कौन? क्या शिक्षा नीति। ओके, सत्ता परिवर्तन के कारण। फिर क्या हुआ था? 1969 में जब हुआ था, इन्होंने ड्राफ्ट प्रस्तुत किया शिक्षा नीति का, लेकिन क्या हुआ? सत्ता परिवर्तन हो गया, इस कारण वो शिक्षा नीति जो है मूर्त रूप नहीं ले पाई थी। उसके बाद हम बात करते हैं 1985 में। फिर 1985 में जो तत्कालीन सरकार थी, ध्यान से सुनिएगा, 1985 में जो तत्कालीन सरकार थी इसने शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया। शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया। शिक्षा की चुनौती, ध्यान से देखिएगा, शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। ओके, दस्तावेज प्रस्तुत किया। फिर इस पर जो चर्चा हुई 1986 की शिक्षा नीति बनी। फिर इस पर जो चर्चा हुई ये बनी 1986 की शिक्षा नीति। ये ऊपर 1986 की शिक्षा नीति बनी। हम एक बार इसको और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1979 में शिक्षा नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया, लेकिन जो है सत्ता परिवर्तन के कारण ये मूर्त रूप नहीं ले पाया। ठीक है, फिर 1985 में जो तत्कालीन सरकार थी उसने शिक्षा की चुनौती, ओके, शिक्षा की चुनौती एक नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया और फिर इस पर चर्चा हुई। इसी चर्चा ने 1986 की शिक्षा नीति का रूप ले लिया। ओके, आ गया होगा आप लोग को समझ में। तो हम लिखते हैं 1986 की शिक्षा नीति क्या थी। ओके, 1986 की शिक्षा नीति क्या थी? तो इसमें क्या था कि प्राथमिक शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा था कि जो प्राथमिक शिक्षा है इसमें कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा जो है बाल केंद्रित हो। ओके, 1986 की शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा बाल केंद्रित हो, गतिविधि आधारित शिक्षा की बात की गई थी। ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षा की बात की गई थी। गतिविधि आधारित शिक्षा
और इसमें एक बात की गई थी कि बच्चों को फेल ना किया जाए, फेल ना किया जाए बच्चों को। ग्रेडिंग सिस्टम की ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत यहीं से हुई, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम, ओके, ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत यहीं से हुई। और जो है पर्यावरण, इन्होंने कहा था कि इन्होंने पर्यावरण संरक्षण को पाठ्यक्रम में रखने की बात की थी, पर्यावरण संरक्षण को, ठीक है, पाठ्यक्रम में रखने की बात की थी। एक बार और देख लेते हैं। 1986 की शिक्षा नीति जो थी, ये इन्होंने कहा था कि प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित हो, गतिविधि आधारित शिक्षा की बात की गई थी, और इसमें था कि छात्रों को फेल न किया जाए, ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत हुई थी यहीं से, ओके, और पर्यावरण संरक्षण को पाठ्यक्रम में रखने की बात की गई थी, ठीक है, तो पाठ्यक्रम में रखना। आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। 1986 की शिक्षा है और भी डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे ही, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है। और भी आपको 2 बार रिकॉल हो जाएगा आप लोगों को कि सन और कम से कम नाम तो पता चल जाएंगे कि क्या क्या है। फिर आता है एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था 1986 में, 87 में लागू हो गया था, तो उसे भी हम अगले पेज में बता देंगे। राममूर्ति समिति, ओके, तो ये राममूर्ति समिति आई थी 1992 में, और आई किस लिए थी? जो 1986 की शिक्षा नीति थी इसकी संस्तुति के लिए, 1986 की शिक्षा नीति की, ठीक है, कि शिक्षा नीति की संस्तुति के लिए, संस्तुति के लिए आई थी ये राममूर्ति समिति, याद रखिएगा राममूर्ति समिति। तो जो राममूर्ति रिपोर्ट थी, ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया था इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत 3 कमरे और 3 अध्यापक अनिवार्य कर दिए जाए। इन्होंने कहा था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत 3 कमरे और 3 अध्यापक कम से कम होने चाहिए, ये अनिवार्य होने चाहिए, ओके। और इसमें ये बात ये थी 50% महिला अध्यापक होनी ही चाहिए, 50% महिला अध्यापक होनी ही चाहिए, ओके। फिर इन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है ये आपका जितना भी टोटल वे है उसमें 6% कम से कम 6% होनी चाहिए। इन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है संपूर्ण व्यय के कम से कम, संपूर्ण व्यय का कम से कम 6% तो होना चाहिए, कम से कम 6% होना चाहिए, ठीक है, 6% तो होना चाहिए। ये राममूर्ति समिति में बात की गई थी, 1992 में आई थी, और ये आई तो 1986 की शिक्षा नीति की संस्तुति के लिए आई थी, याद रखिएगा। इसमें कहा गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत 3 कमरे और 3 अध्यापक अनिवार्य थे, ठीक है, ये अनिवार्य कर दिए गए थे कि कम से कम अनिवार्य होने चाहिए इतने अध्यापक, और 50% महिला अध्यापक नियुक्ति करने की हमने बात की थी। और शिक्षा जो है इन्होंने कहा था कि संपूर्ण व्यय का कम से कम 6% होना चाहिए, ओके। इस समय GDP का 6%, सॉरी, इस समय 6% शिक्षा का है। तो ये हमने देख लिया, विश्वविद्यालय आयोग, मुगालियर आयोग, कोठारी आयोग, भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 की, फिर 1986 की शिक्षा नीति, फिर राममूर्ति समिति का, और 1986 की शिक्षा नीति के बाद शिक्षा नीति अब आई है 2020 की, वो भी हम आपको उसमें बताएंगे, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में फुल डिटेल बताएंगे कि क्या क्या कहा गया, क्या क्या है। हम देखते हैं जो 2-3 समितियां और बची हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम क्लास में खत्म करते हैं। अब हम देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये आया था 1986 में आया था, 1986 में आया था, लेकिन 87 में लागू किया गया था, ओके। तो इसमें जो स्कूल की भौतिक संरचना के बारे में, कमरे बरामदे के बारे में बात की थी, हम बताएंगे आपको डिटेल में। फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये आया था 1992 में, अभी हम केवल इसका ईयर ही जानते हैं, ठीक है। फिर शिक्षा बिना बोझ के, ओके, शिक्षा बिना बोझ के, यशपाल समिति के नाम से था, यशपाल समिति, यशपाल समिति, ये भी 1992 में थी, ओके, 1992 में, ओके। शिक्षा बिना बोझ के, इसके वो थे प्रोफेसर यशपाल, अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, ओके। शिक्षा बिना बोझ पे इन्होंने बात की थी कि बैग का बोझ कम हो जाए बच्चों का। फिर मध्याह्न भोजन योजना, यह आई थी 15 अगस्त 1995 को पूछता है, और इसका वर्तमान में नाम बदल कर दिया गया है PM पोषण योजना, PM प्रधानमंत्री पोषण योजना, याद रखिएगा, करेंट का क्वेश्चन, ओके। वर्तमान में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया है मध्याह्न भोजन का, ये पूछा जा सकता है आपका, क्योंकि नाम भी इसका चेंज हुआ है।
फिर आता है सर्व शिक्षा अभियान, ये आया था 2001 में। ठीक है, अभी हम संघ की बात कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो मध्याह्न भोजन देखिए, पीएम पोषण योजना, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। जो साक्षर भारत अभियान आया था 2009 में आया है, 2009 में। फिर आया था संपूर्ण साक्षरता मिशन, संपूर्ण साक्षरता मिशन आया था 5 मई 1988 को, 5 मई 1988 को इसका सन पूछा गया था, सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सीधे सीधे ईयर पूछा गया था कि ये कब आया था संपूर्ण साक्षरता मिशन। ओके, ये कब आया था? इसका एक नारा था कि एक पढ़ाए एक, संपूर्ण साक्षरता मिशन का एक नारा था एक पढ़ाए एक। ठीक है, याद रखिएगा, एक पढ़ाए एक ये नारा था। फिर KGBV क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये 2004 में आया था। ये आवासीय विद्यालय था, ये 6 से 8 तक का था। ओके, 6 to 8 ये आवासीय विद्यालय था। तो ये स्वतंत्रता के पश्चात ये कुछ शिक्षा समितियाँ और योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं बच भी गई हैं, हमने नहीं बताई हैं, वो सारी भी बताएंगे। ओके, तो ये हम देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1987 में, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में, शिक्षा बिना बोझ की एस्पाल समिति यानी प्रोफेसर एस्पाल के द्वारा शुरू की गई थी। मध्याह्न भोजन यानी पीएम पोषण योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की थी। सर्व शिक्षा अभियान 2001 को, साक्षर भारत अभियान 2009, संपूर्ण साक्षरता मिशन 5 मई 1988। नारा क्या था? एक पढ़ाए एक। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में आया था। और 6 to 8 यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, आवासीय विद्यालय था। ओके, आई होप पूरा समझ में आ गया होगा आपको। ओवरव्यू हमने देख लिया, अब डिटेल हम पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक में। तो जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप लोग को ध्यान में आ गया है कौन कौन सी शिक्षा समितियाँ हैं, योजनाएं और ईयर कौन कौन से हैं। तो ये हमारा आधुनिक कालीन शिक्षा और स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का ओवरव्यू हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, ओवरव्यू हम खत्म कर लेते हैं। अब हम जो कल पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की का अंतिम टॉपिक है शैक्षिक विचारधाराएं। तो शैक्षिक विचारधारा वाले कुछ महापुरुष भी हैं। ओके, और क्या पढ़ेंगे हम? शैक्षिक विचारधाराएं। कल हम पढ़ेंगे शैक्षिक विचारधाराएं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। ओके, ये सारी छात्र की प्रकृतियां हैं और प्रयोजनवाद। तो ये 3 हम पढ़ेंगे कल, ध्यान रखिएगा। ओके, तो कल के बाद हमारा ये प्रारंभिक शिक्षा के वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा का टॉपिक खत्म हो जाएगा। और ये हम क्या करेंगे? पूरा पढ़ लेंगे, इसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। ओके, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पेपर प्रैक्टिस उठा के देखिएगा, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा अगर इस टॉपिक से है तो आपका। ओके, तो हमने देखिए कल देखेंगे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजन और शैक्षिक विचारधाराएं और कुछ महापुरुषों के विचार भी देखेंगे। ओके, तो हमारा क्या होता है, ये आज का आधुनिक शिक्षा का ओवरव्यू खत्म होता है। ओके, और हम कल इसको देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।